नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों और अभिवादन आप सभी को। देखिए मैंने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले कल तो मैंने कोई व्लॉग किया नहीं था, लेकिन परसों जब मैंने आपको किया था तो मैंने आपको बताया था कि ने अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के जो सिपहसालार हैं आसिम मुनीर साहब, तो उन्होंने और उनके बाद में जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये इन्होंने भी एक धमकी दी है, अफ़गानिस्तान को धमकी दी ये कहते हुए पहले तो उनके आर्मी चीफ ने कहा कि भई अगर वो जो टीटीपी को नहीं सँभालते हैं अफ़गान तालिबान, और ज़ाहिर है कि वो उनका ये कहना है कि टीटीपी जो है वो वहाँ से ऑपरेट कर रही है। अभी जो ज़ोग में जो नॉर्थ बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ था इनकी एक कंटोनमेंट के ऊपर मिलिट्री की, जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए थे इनके, तो वहाँ भी इश्यूज़ आए और ये माना गया कि उसमें न सिर्फ टीटीपी के लोग शामिल थे उस अटैक को करने में, बल्कि जो लोकल तालिबान जो हैं, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, अफ़गानिस्तान बेस्ड तालिबान, वो भी शामिल थे, ऐसे एलिमेंट्स वहाँ शामिल थे। 5 अटैकर्स थे, 5 ने 12 उड़ा दिए। ये एवरेज बहुत खराब है कि कि उनके 5 आदमी आए और उन्होंने 12 उड़ा दिए। तो अब ज़रा सोचिए, एक ट्रेंड फ़ौज जो है, उसके इतने सारे लोगों का उड़ जाना, एक साथ इस तरह से मारा जाना, शहीद हो जाना, जैसा भी कहें आप, डिपेंडिंग अपॉन व्हिच साइड ऑफ द फेंस यू आर। तो ये सिलसिला जो है ये अभी और बढ़ रहा है। टीटीपी की जो मौजूदगी है उसके इंडिकेशंस बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको उस दिन ये बात बताई थी, कई महीने पहले मैं बताई थी बात कि ये होना ही था, क्योंकि लगभग 10 महीने पहले अफ़गानिस्तान में इस तरह के विज्ञापन निकले थे, एडवर्टाइज़मेंट्स निकले थे, जहाँ पर उन्होंने डिमांड की थी, सॉरी एडवर्टाइज़ किया था सुसाइड बॉम्बर्स के लिए। सुसाइड बॉम्बर्स, और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली माँगा था कि उनको पाकिस्तान में ब्लास्ट करने के लिए सुसाइड बॉम्बर्स ये ले रहे हैं वो। तो वो उस ज़माने से जो भर्तियाँ हुई, ज़ाहिर है कि वो ट्रेन हो गए, तो अब ये सिलसिला चल निकला है और मुझे लगता है कि ये लंबा जाएगा। जो एक ब्रीथिंग पीरियड की ज़रूरत थी टीटीपी को अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए और अपनी मसल्स मजबूत करने के लिए, वो उन्होंने कर ली है। इस बीच में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है बीएलए वगैरह के साथ में, वो भी पहले से अब बहुत बेहतर है। तो अब बजाय कि ये एक दूसरे से कहीं जाकर लड़ जाएँ, अब ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं कि जहाँ से दोनों साइड, यानी बलूचिस्तान की जो बीएलए जैसी जो जो दल हैं, जो उनकी वो पार्टीज़ हैं या जो वो ग्रुप्स हैं आप यूँ कहिए, वो और टीटीपी अलोंग विद नाउ बैक्ड अप बाय अफ़गान तालिबान। तो ये सिलसिला एक्चुअली अब बढ़ रहा है। जब सिपहसालार पाकिस्तान के जो हैं आसिम मुनीर ने धमकी दी और उसके बाद में फिर ख्वाजा आसिफ ने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको बहुत ट्रोल किया ख्वाजा आसिफ को। उनको याद दिलाई 2021 की वो ट्वीट्स, जब दोहा एग्रीमेंट हुआ था, तालिबान आ गए थे, तो उस वक़्त इन्होंने लिखा था कि यू नो क्या कहा था, भला हो कि हाँ, कि पता नहीं क्या, मतलब जो खुदा हमारा है, हमारी साइड है, और ये जो बाकी सब आपका है, तो आप कर लें, खुदा हमारी साइड है, यानी कि जो कुछ भी आप करेंगे, बेसिकली मैसेज वो अमेरिका के लिए था कि आपको तो हारना ही था, क्योंकि खुदा हमारी साइड है, आप जो मर्जी कर लें। तो वो ट्वीट और प्लस ये जो कल उन्होंने कहा, जो एंटी तालिबान या एंटी अफ़गानिस्तान, जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, इन दोनों को लोग मैच अप कर रहे थे कि बेटा तुम 2 साल पहले क्या बोल रहे थे और अब क्या बोल रहे हो? इसी तालिबान को तुम सपोर्ट कर रहे थे 2 साल पहले, और आज अब जब 2 साल अगस्त में, अगले महीने उनके 2 साल हो जाएँगे तालिबान के अफ़गानिस्तान में आए हुए, तो पता लगेगा कि 2 साल बाद आपकी भाषा बदली हुई है। तो यही है कि जिनको आपने कल ये समझ के पाला था कि ये सांप सिर्फ दुश्मनों को काटेंगे, वो आज आपको खुद भी काटने के लिए आ रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ शुड लर्न। और सेकेंडली, बेसिकली ये आदमी है ही हिपोक्रेट। हमेशा से फौज की बात बोलता रहा है। जिस समय टीटीपी के साथ एग्रीमेंट हुआ था और फैज़ हमीद ने आपको किया था, एग्रीमेंट किया था, तो आपको याद हो तब ये यही लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि टीटीपी को अफ़गानिस्तान से निकाल कर फैज़ हमीद लाकर केपी में बसा रहे थे, हज़ारों उनके टीटीपी के वर्कर्स को, और ये उस समय सपोर्ट कर रहे थे। आज उसी टीटीपी को ये गाली दे रहे हैं कि ये यहाँ पर क्यों है। और तो और वो ये भी कह रहे हैं कि भई जो अफ़गान तालिबान, जो अफ़गानिस्तानी, जो अफ़गान्स हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उसका भी ताना दिन पर दिन उनको दिया जाता रहता है। याद रहे कुछ बातें और,
जिस समय अफ़गानिस्तान ये कहते हैं, जो पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि हमने अफ़गानिस्तानियों पर एहसान किया, उनको हमने रहने की जगह दी और ये और वो। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये वो वक़्त था जब अफ़गान्स यहाँ आए थे, जब सोवियत यूनियन था अफ़गानिस्तान में और उस समय पर अफ़गान्स को लाकर यहाँ पर तालिबान बनाने का काम, एक ठेका लिया था पाकिस्तान ने, जिसके बदले में उन्होंने अमेरिका से जम के डॉलर वसूले थे। उस ज़माने में भी अमेरिका में इस बात को लेकर खूब आवाज़ें उठा करती थी कि भई आखिर ये पाकिस्तान में जो पैसा जा रहा है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है? कोई सुनवाई नहीं थी क्योंकि ज़ाहिर है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा था और पाकिस्तान उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हथियार बना हुआ था, एक टूल बना हुआ था। तो ज़ाहिर है कि उसमें उस समय पर किसी ने बात नहीं की। लेकिन आज उन सारी बातों को इन हाइंडसाइट हर एक आदमी देख रहा है और सोच रहा है कि हाँ, पाकिस्तान ने उस वक़्त अमेरिका को कैसे निचोड़ा, कैसे अपने मतलब के लिए यूज़ किया और उसके बावजूद तालिबान ना तब खत्म हुए ना आज खत्म हुए। मतलब उस समय तालिबान बनाए गए, उसके लिए पैसे लिए गए। बाद में जब ये अफ़गानिस्तान में आ गए, अफ़गानिस्तान के में जब तालिबान के खिलाफ अमेरिका लड़ने के लिए आया, तो भी ये हथियार बने और दोनों ही केसेज़ में उन्होंने जम के वसूली की वहाँ से। तो यहाँ तक कि एक जो किताब है क्या है ऑन द फ्रंट पता नहीं उसकी परवेज़ मुशर्रफ की जो किताब है, एक ही किताब में ज़िंदगी में उसने किससे लिखवाई, नहीं लिखवाई जो भी है, लेकिन उसका जो मैसेज है वो इन द लाइन ऑफ फायर हाँ, इन द लाइन ऑफ फायर उस किताब का नाम है। तो मुशर्रफ की, तो आप ये देखिए कि वहाँ तो उसने बड़ा साफ क्लेम किया है इस बात को कि वो एक-एक आदमी को देने के, चाहे वो अफ़गानिस्तानी था या केपी में रहने वाले लोग थे, जो तालिबान के सपोर्टर थे, जिनको इन्होंने ही पैदा किया था, जिनको इन्होंने ही बनाया था। यानी कि पाकिस्तानियों ने ही बनाया था, मुशर्रफ के रिजीम में एंड ऑल दैट। तो अब आप ये पाएँ कि बल्कि ज़िया उल हक के टाइम से वो सिलसिला चला रहा था तालिबान बनाने का। तो आप ये देखें कि अ, उसके बदले में 5-5 हज़ार रुपए वसूले जा रहे थे। वो पैसे किसके खाते में गए? अब तो सब बातें खुल गई हैं। स्विस अकाउंट्स जो खुले हैं उस ज़माने के, उनमें सबके नाम आ गए हैं। किनके नाम आए? वही जनरल्स के। तमाम जनरल्स के नाम उस वक़्त के आ गए हैं और उनके खिलाफ कोई पनामा नहीं चलेगा। कोई कोर्ट केस नहीं चलेगा कि भाई साहब ये पैसे आपने अपने फॉरेन अकाउंट्स में कैसे मंगा के रखे? बट दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये वो तमाम नाम आज खुल चुके हैं, लोगों के नाम आ चुके हैं कि भाई कैसे बस में पैसा बना रहे थे। मुशर्रफ भी उसमें शामिल है, मतलब ज़ाहिर है वो उसमें तमाम जो टॉप लीडरशिप थी आर्मी की, वो खूब खा पी रही थी, मोटा हो रही थी। मोटा तगड़ा पैसा बनाया उन्होंने अमेरिका के ज़रिए उस ज़माने में। ये आपको याद हो बाद में एक स्टेज आई थी जहाँ पर अमेरिका ने क्वेश्चन करना शुरू किया था इनके बिल्स को, ये इन बिल्स को आप जस्टिफाई करिए, वरना क्या होता था, ये कुछ भी बिल बना के दे देते थे और अमेरिका उनको पे करता रहता था। ज़रूरत थी, मजबूरी थी, कोई और नहीं था उनके साथ में इस काम को करने के लिए, जो इस काम को इस तरह से करता जिस तरह से इनसे करवाया जा रहा था। ये तो बिल्कुल मतलब लेटे हुए थे ना, भाई साहब जो मेरे आका, जो हुक्म, जो कहोगे कर देंगे, लगे हुए थे। और तो ये सिलसिला चल निकला। तो अब जब ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी, इस बैकग्राउंड में आप इसको देखिए, अब जब ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी, तो रिस्पॉन्स आया है अफ़गानिस्तान की साइड से। इन्होंने जब ये कहा है कि हम हमला कर देंगे और बेसिकली इनडायरेक्टली धमकी दी कि हम एक्शन ले लेंगे। उन्होंने कहा आओ, लो एक्शन और तुम्हें पता लगता है फिर कि तुम किस चीज़ से खेल रहे हो, यू नो? तो सीधे उन्होंने धमकी दी और इन्होंने जो दोहा एग्रीमेंट का जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जो ताना दिया था, उसको भी उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब आप हैं कौन? दोहा का जो एग्रीमेंट हुआ था, वो अफ़गानिस्तान यानी अफ़गान तालिबान जो हैं, उनके साथ और अमेरिका के बीच में हुआ था। तुम कौन? मैं खामखा फालतू में चले आ रहा हूँ उठाए। आप होते कौन है तो दोहा एग्रीमेंट की बात करने वाले? और दोहा एग्रीमेंट के बारे में अगर कोई बोल सकते हैं तो दोनों कंसर्न पार्टी बोलेंगी, यानी अफ़गानिस्तान बोलेगा या अमेरिका बोलेगा। आप कौन? फिजूल में चले आने में उठाए। तो ये उन्होंने सीधे मुँह को मना कर दिया, कहा दोहा एग्रीमेंट के बारे में तो बोलने का आपको राइट ही नहीं है, आप कहीं दोहा एग्रीमेंट में थे ही नहीं, ना आप नेगोशिएशन में शामिल थे, ना आप कहीं और। तो ये हुआ। फिर उन्होंने मतलब सीधे-सीधे धमकी दी, भई आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको लगता है मिलिट्री एक्शन लेना है, लीजिए आप मिलिट्री एक्शन और फिर लीजिए रिपरकशन। उन्होंने कहा कि भई अब जो भी उसके बाद होगा, वो हम तय करेंगे और हमें पता है हमें क्या करना है। और मैंने आपको पहले ही कहा था, टीटीपी के लोग इस समय पूरे पाकिस्तान में इस तरह से फैले हुए हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, वो सब लोग वहाँ अंदर आके बैठे हुए हैं, बहुतों के आईडीज़ बने हुए हैं पाकिस्तान के, कि अगर वो कहीं बात आती है फटने पर, तो कितनी-कितनी जगहों पर कहाँ-कहाँ, कौन-कौन कितनी बार फट रहा होगा, वो कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में जो दिवाली नहीं हुआ करती, लेकिन वो दिवाली बिना बिना दिवाली के दिवाली होने लग जाएगी। तो डरना चाहिए इनको अपने कामों से क्योंकि अब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो इनके अपने आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक रिफ्ट आया है
एक रिफ्ट आया है और ये उस खबर का अगला हिस्सा है जो मैं आपको आज से कुछ दिन पहले दे चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको ये कहा था कि इलेक्शन इस साल नहीं होंगे। तो मैंने तब भी आपको कहा था कि इलेक्शंस का मुझे इस साल होता कुछ नहीं है। अब नज़र क्या आ रहा है? अब नज़र ये आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और सरकार के बीच में, यानी जो पीडीएम की सरकार है उसके और फौज के बीच में एक दरार आ रही है। फौज चाह रही है इलेक्शन पोस्टपोन हो, पीडीएम चाह रही है, स्पेशली पीपीपी, जो कि एक्चुअली पार्ट नहीं है पीडीएम का, लेकिन सपोर्ट में तो है गवर्नमेंट में। तो पीपीपी स्पेशली चाह रही है कि इलेक्शन टाइमली हो जाए। शायद पीडीएम भी ये चाह रही है किसी हालत में, बहुत सारे लोग उसमें है, एक बड़ा धड़ा है जो चाह रहा है कि इलेक्शन हो जाए। फौज नहीं चाह रही है। क्यों? फौज को चिंता है, ये शॉर्ट टर्म में अपने पॉलिटिकल गेन्स देख रहा है। फौज को ये नजर आ रहा है कि भाई इकोनॉमी इकोनॉमी नहीं संभली अगर तो हम मारे जाएंगे। तो एक हो गई इकोनॉमी, दूसरा इमरान खान, ये दोनों ही ऐसी मुसीबतें हैं जो बनाई हुई खुद फौज की हैं, मगर उनका निपटारा भी इन्हीं को करना है, इन्हीं औजारों के साथ करना है जो तुम्हारे आसपास है, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट है और चाहे ये लीडरशिप है जो भी है और फौज है। इन्हीं को सोल्यूशन निकालना है इन चीजों का। जुडिशरी उसको आप सितंबर के बाद ही हैंडल कर सकते हैं। अभी माना यह जा रहा है कि जो इमरान खान पर ये जो जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला है, शायद इसको अभी टाल दिया जाएगा। टाल इस तरह से दिया जाएगा कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है बंदयाल साहब इस पर कोई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दो चार लाइनें लिखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाए। इसके बाद जब कोर्ट में आप इसको ले जाएं मिलिट्री कोर्ट्स में, तो जरा ये राइट्स आप इनको अक्यूज को राइट्स दे दें, जो भाई वकील का एक्सेस, डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस, जो तमाम अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो सब बोल बाल के एक गाइडलाइन बना के और ये पतली गली से निकल लेंगे। दूसरी बात बचेगी वो इमरान खान वाले मामला, तोशा खाना वाला मामला। ये अगर घूमता फिरता कहीं वहां तक पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो भी वो इस पर जजमेंट नहीं देंगे, वो इसको अगले चीफ जस्टिस यानी काजी फैज के लिए छोड़ देंगे। तो बेसिकली नाउ ही वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम जितना करना था कर लिया वाली बात। हालांकि वी आर नॉट श्योर बिकॉज बंदयाल इज अल्टीमेटली बंदयाल एंड यू डोंट रीड हिज माइंड। तो लग ये रहा है कि ही वांट्स टू कन्नी काट कर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आने ये जो हफ्ता बताया जा रहा है पाकिस्तान में वो क्रिटिकल होगा, क्योंकि इस हफ्ते बंदयाल क्या करने वाले हैं क्या नहीं, उसके ताना बाना जो है वो उभरना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले दिन हम देखेंगे कैसे जाते हैं। लेकिन इस बीच में एक नई डेवलपमेंट क्या हुई है, दो बल्कि दो डेवलपमेंट हुई है। एक कि नजर आता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में कमजोर जो है वो हमेशा पिटता है, और ये कमजोर ही होता है जिसको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, नवाज शरीफ, पनामा में 350 लोगों के नाम थे, अप्रैल में भी 400 से ज्यादा, मारा कौन गया? सिर्फ नवाज शरीफ। उस समय पर जुडिशरी ने भी कहा था कि नहीं हम इससे शुरू कर रहे हैं नवाज शरीफ से, लेकिन हम डाउन द लाइन सबके पास जाएंगे, सबको जो इसमें ट्राई करेंगे। आज तक एक आदमी नहीं ट्राई हुआ है, ना नवाज शरीफ से पहले पनामा केस में कोई ट्राई हुआ, न नवाज शरीफ के बाद कोई ट्राई हुआ, आज तक नोबडी। एक दूसरा, आप देखिए पावरफुल जो होता है उसको कैसे पाकिस्तान में सेफगार्ड अपने आप हो जाता है। बाजवा को कोई हाथ नहीं लगा रहा है, कोई स्टेटमेंट देना अलाउड नहीं है। बाजवा इनडायरेक्ट मंसूर अली खान, वो जो जावेद चौधरी, इन सबको कितने इंटरव्यूज दे चुका है, कितने फेवरेट अपने यूट्यूबर्स को बुला बुला के इंटरव्यू देता रहा है, और फिर ये कहता रहा है अनऑफिशियल बातचीत है। अनऑफिशियल से क्या हुआ भाई? तुमने बोल दिया, उन्होंने तुमको कोट कर दिया, कोई डिनायल नहीं है, और उसके बाद में आप कह रहे हैं नहीं, तो पावरफुल को कोई हाथ नहीं लगाता। सेम अप्लाइज टू फैज हमीद, वो कोई आज तक हाथ नहीं पड़ा उनके ऊपर किसी का। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए एक वो गरीब परवेज इलाही ने जिस समय पर इमरान खान को सपोर्ट किया पंजाब के लिए, और उसका चीफ मिनिस्टर बना, तो आप ये पाएंगे कि उस समय पर जो तमाम माहौल था वो इमरान खान के फेवर में चल रहा था। मतलब इमरान खान ने उसने सपोर्ट किया, और जाहिर है किसी के कहने पर किया। जाहिर है वो आदमी फौजी था, चाहे फैज हमीद था, चाहे बाजवा था जिसने कहा था। अब वो दोनों ही बताएंगे, बाजवा और फैज हमीद के दोनों में से किसने कम्युनिकेट किया था। मगर परवेज इलाही का ये मानना है कि बाजवा साहब ने उनको कहा था। अब वो ठीक है, अब मगर आज की एस्टेब्लिशमेंट उसकी अपोज हो चुकी है। पिटता बीच में कौन है? ये बीच वाला, ये नहीं बाजवा, ये सॉरी ये अपना परवेज इलाही। आप ये देखिए उस पर तमाम किस्म जब हो चुकी है, जमानत हो चुकी है, उसके बाद उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। अभी कल जब उसको फिर से जमानत हुई तो उसको 16 एमपीए में पकड़ लिया। उसको एमपीए मतलब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो वो उठा के डीसी के अंदर वो आता है, अंदर डीसी के अंदर, डीसी ने उठा के अंदर कर दिया उसको। और अब जब हाई कोर्ट में वो लेकर गए हैं, आज की प्लीज की सुनवाई थी उसकी, हाई कोर्ट में जब लेकर गए हैं कि भाई इसको मेरे खिलाफ इसको हटाया जाए एमपीओ को, तो जनाब
कोर्ट ने बाकायदा लॉ कोट कर दिया, ये कहते हुए हाई कोर्ट ने कि जनाब आप जो है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक आपके पहले तमाम ऑप्शंस कंज्यूम नहीं हो जाते, आप हमारे पास आ कैसे गए? आप हाई कोर्ट कहाँ से पहुंच गए? आप पहले जो लोअर लेवल की जो आपके ऑप्शंस हैं उनको पहले निपटा कर आइए, फिर यहाँ तक आइए। और आप सोचिए ये कौन है? ये वही पाकिस्तान है जहां पर इमरान खान की जरा सी बात के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाता है, ये सब कोर्ट छोड़ो, सब सीधे हमारे पास आ जाओ पिटीशन लेके, और तुरंत रिलीफ। न सिर्फ जिस काम में वो रिलीफ मांग रहे हैं उसमें, बल्कि उन तमाम केसेस में जो उनके अगेंस्ट है वो रिलीफ मिल जाता है उनको। और तो और वो फ्यूचर में भी देते हैं, यानी फ्यूचर में जो कुछ भी करेंगे उसमें भी जमानत, आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते। यहाँ तक भी हुआ है पीछे, लेकिन परवेज इलाही पर कुछ नहीं, ऐसी दयादृष्टि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कमजोर। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, याद है ना आपको रामायण रामचरितमानस? तो ये है। तो जो समर्थ है उसको कोई गलती नहीं है, कोई दोष ही नहीं है, कोई उसमें हाथ डालने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, चीजें बन रही हैं, मैं आपको बताता रहा हूँ, बताता रहूंगा कि वो सब बनेगा, मगर इतनी जल्दबाजी उस पर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जाहिर है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो आगे चले, आज झटका लगा इस बारे में एक और वो ये कि परवेज खटक साहब केपी में उन्होंने आज एक नई पार्टी अनाउंस कर दी। इंटरेस्टिंग है कि इस पार्टी का नाम क्या है। इस पार्टी का नाम है तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। आपको फिर याद दिलाऊं, इससे पहले एक जमाने में एक और पार्टी बनी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। आज कोई इस पार्टी को जानता भी नहीं है। मजा क्या है इसका कि भाई जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई थी, उन्हीं की गाइडेंस में ये बनने जा रही है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। तो माना जा रहा है कि 50 से 60 जो एमपीएज हैं, फॉर्मर एमपीएज, वो इनके टच में है इस समय, खटक साहब के। और ये सिलसिला वहां पॉलिटिक्स का बिल्कुल नया शुरू हो चुका है। पॉलिटिक्स पीटीआई का एक धड़ा, यूं कहिए अब नई पीटीआई वहां पे एक खड़ी हो रही है, जिसकी लीडरशिप इमरान खान के पास नहीं है, वो खटक के पास होगी। तो मित्रों, मैं कहने की कोशिश आपसे कुछ कह रहा हूँ, इसके मायने ये है कि तब भी एस्टेब्लिशमेंट ही राज कर रही थी जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बन रही थी। आज भी उसकी छाप साफ नजर आ रही है, क्योंकि भाइयों को नाम भी कोई अच्छा नहीं सूझा। नाम भी वही सूझते हैं जो पहले ही किए बैठे हैं, यानी जिसको न पता हो उसको भी पता लग जाए कि ये कौन बनवा रहा है। तो ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है, ये इसका ऐलान हो गया है। अब यहाँ से सिलसिले और आगे चलेंगे। इलेक्शंस के लिए जैसे मैंने कहा कि चीजें चल रही हैं, दोनों तरफ पार्टियों में इस समय एक दरार भी है, यानी कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट है इस समय की, पीडीएम और फौज, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनमें टाइमिंग का फर्क आ रहा है। इलेक्शन कोई भी मना नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल जो फौज है वो इलेक्शन नहीं चाहती है, पीडीएम चाह रही है, और वहां रिफ्ट है। ये रिफ्ट बीच में कैसे चलेगा? एक और चीज, ये रिफ्ट बड़ी क्यों हो रही है, वो ये कि फौज के पास एक हथियार था। हथियार ये था, और इस हथियार का जिक्र मैंने 2 दिन पहले आपसे किया था, जब मैंने आपको कहा था कि वो सीसीआई की मीटिंग, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग पार्लियामेंट बुला के प्राइम मिनिस्टर, और अगर जो करंट जो डिजिटल सेंसस हुआ है उसको नोटिफाई कर देता है, रेटिफाई कर देता है, तो उसके बाद में फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसको कम से कम 4 महीने चाहिए होगा डिलिमिटेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और डिलिमिटेशन करने के बाद में फिर कैंपेनिंग के लिए 2 महीने, यानी कि वो जो इलेक्शन का टाइम फ्रेम फौज डिले करना चाहती थी वो बड़ा इजीली थ्रू इलेक्शन कमीशन किया जा सकता था। लेकिन 2 दिन पहले बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, हो सकता है इसमें चीजें भी और आगे सामने आए, मैं नहीं जानता कि क्या आएगा, मगर उस 2 दिन पहले राणा सनाउल्लाह ने, जो कि होम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक बात कही जिससे ये लगा कि जो औजार एक फौज के हाथ में मौजूद है इलेक्शन कमीशन के थ्रू मैनिपुलेट करने का, वो छिन सकता है, और ये गवर्नमेंट शायद उसमें कुछ महंगी मार सकती है। तो वो क्या कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह कि हम सीसीआई की मीटिंग बुलाकर ये जो करंट डिजिटल सेंसस हुआ है इसको रेटिफाई करने नहीं जा रहा है, और अगर वो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट रेटिफाई नहीं करती, तो आप ये मानकर चलिए कि इसका मतलब जो इलेक्शन होगा वो पुराने सेंसस के बेस पे होगा, जो पिछली बार का जो सेंसस था, और उसका मतलब ये है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस चलेगा ही नहीं। दिस गोज एक्चुअली अगेंस्ट कैबिनेट डिसीजन जो इमरान खान के वक्त पे हुआ था, चाहे उसके रीजन कुछ भी थे, लेकिन एक कैबिनेट डिसीजन है जो मौजूद है, तो कि भाई अगला इलेक्शन जो है वो डिजिटल सेंसस के
अंडर नई डिलिमिटेशन के साथ होगा। लेकिन वो लग रहा है कि ये गवर्नमेंट उस मूड में नहीं है कि ऐसा किया जाए। तो लेट अस सी व्हिच वे इट गोज, बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज पीटीआई इन टैटर्स, पीटीआई टूट फूट रही है बुरी तरह से। केपी में नया एग्जांपल उसका आ गया है। आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि एमक्यूएम जो है वो लगातार स्ट्रेंथ लेती आपको नजर आएगी इधर कराची साइड में, सिंध में। और जो लाहौर में, ये जो पंजाब का जो सेक्शन है, यहाँ पर भी आप पाएंगे कि जो जहांगीर तरीन वाला जो फ्रैक्शन है वो भी कहीं ना कहीं जड़े काटेगा पीएमएलएन की। ये सब उस तरफ जा रहा है जहां पर अगली गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन 2/3 से ना आए, ऐसी मेजोरिटी लेकर ना आए जहां पर वो एस्टेब्लिशमेंट को जो है ओवर रूल कर पाए या धमका पाए। हमेशा एक टेंटर हुक्स पे बनी रहनी चाहिए। जो गवर्नमेंट हो वो टेंटर हुक्स पे अगर रहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट कोई भी धागा खींच के मैनिपुलेट कर सकती है। दैट्स हाउ इट इज राइट नाउ इन पाकिस्तान। तो दोस्तों ये था आज का थोड़ा सा अपडेट। हम फिर आगे और अपनी चर्चा जारी रखेंगे और अभी आज के लिए इतना ही। विदा और गुड नाइट।